नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 सच है तो दिखेगा। मैं राजेश की तिवारी राज, प्रधान संपादक आपके लोकप्रिय चैनल न्यूज़ 9 पर स्वागत करता हूं। आज एक विशेष रिपोर्ट इस देश के उन अन्नदाताओं के लिए आपके समक्ष भेज रहा हूं। कृपया इसको शुरू से अंत तक देखें और देश के उन लाखों करोड़ों किसानों तक इस आवाज़ को पहुंचाएं, जिसमें उनकी मांगों और उनकी बदहाली से लेकर उनकी उन्नति या कैसे इस देश में किसानों की उत्तरोत्तर वृद्धि हुई, कैसे यह देश में हरित क्रांति के माध्यम से यह देश पल्लवित पोषित और विश्व के क्षितिज पर एक अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुआ। दोस्तों, मैं बताना चाह रहा था कि भारत देश 15 अगस्त की मध्यरात्रि को 1947 में अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद होता है। आज़ादी के बाद या आज़ादी के पहले इस देश की कैसी स्थिति थी, हमारे देश के प्रबुद्ध दर्शक और इतिहास पढ़ने वाले व्यक्ति जान और पहचान सकते हैं। आज़ादी के पहले हमारी स्थिति मनोदशा बड़ी ही फटेहल, बड़ी ही मुसलफ़ी और बड़ी ही जिल्लत भरी और भुखमरी की थी। तब हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार के नुमाइंदों और उनकी सोच ने इस देश में जब सुई नहीं बनती थी तो सुई से लेकर हवाई जहाज़, जहां एक भी उद्योग घराना नहीं था, उद्योग धंधे नहीं थे, उद्योगों को लगाने के लिए एक अनुकरणीय प्रयास किया। साथ ही उस ज़माने में बताते हैं कि जो अन्न नहीं मिलता था, कोदो कुड़कट और पता नहीं क्या क्या खा पी कर उस टाइम पर व्यक्ति अपना भरण पोषण करते थे। तब तत्कालीन सरकार ने किसानों को या देश की जनता की पेट की आग बुझाने के लिए देश में कृषि कार्यों को सुधार और भूमि में उपार्जन, उत्पादन, प्रोडक्शन कैसे हो, इसके लिए सोचा। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने देश में बांधों का निर्माण किया, कृषि के धंधे को और अच्छा विस्तृत रूप देने के लिए तमाम तरह के प्रोत्साहित किसानों को द्वारा किए गए। तब धीरे धीरे शने भारत देश कृषि में अग्रसर होता गया। स्थिति यह हुई कि जब जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो प्रयास किए गए थे, उन प्रयासों को 60 के दशक में जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जो नाटे कद के ज़रूर थे, लेकिन उनकी सोच बहुत ही बेहतरीन और उम्दा थी। उनका विज़न था कि भारत कृषि के क्षेत्र में ही नहीं, सैन्य बल के क्षेत्र में, अन्य बलों में ऊंचाइयों के पायदान पर पहुँचे। तो प्यारे दोस्तों, पंडित शास्त्री के नेतृत्व में जब इस देश में हरित क्रांति लागू की गई, तो उस टाइम पर जरा मैं बैकग्राउंड में ले जाना चाहता हूँ। मनोज कुमार जो भारत के नाम से जाने और पहचाने जाते हैं, तब पंडित जी ने उनसे कहा कि कृषि पर आधारित एक पिक्चर या फिल्म बननी चाहिए। तब मनोज कुमार ने उस टाइम पर उपकार जैसी फिल्मों का निर्माण करके इस किसानों को और इस देश के जवानों को एक मुट्ठी में, एक संगठित में किया। कहना था कि जब किसान समृद्धशाली होगा, उसके पेट भरे रहेंगे, तो वह अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर भारत देश की सीमाओं पर जवान के रूप में तैनात किएगा। तब स्लोगन दिया गया था कि जय जवान जय किसान। इस फिल्म ने धूम मचा दी और उसके वास्ते किसानों की जो एक किसानी के लिए बाढ़ आई, या जो किसानों के लिए किसान कृषि कार्य में जो उन्होंने लगन से मेहनत की, उसका नतीजा यह निकल कर सामने आया कि जब हम पेट भरने के लिए विदेशों पर निर्भर होते थे, वहाँ से घटिया या अन्य किस्म का अनाज मंगा कर खाते थे, तब
उन प्रयासों की बदौलत हम आत्मनिर्भर बने और हम कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर ही नहीं, हम उत्पादन में एक रिकॉर्ड स्थिति पर पहुंचकर अब अनाज हम विदेशों को भेजते हैं। लेकिन समय समय के हिसाब से देश में महंगाई और अन्य भ्रांतियां सामने आती गईं। तब देखने में यह मिला कि किसानों को कृषि के लाभ का धंधा नहीं बन पा रहा है, लागत ज़्यादा हो रही है, मेहनत कम हो रही है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, किसान खेती बाड़ी करने में आज की पोजीशन यह है, जो आपराधिक आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें यह बताया जा रहा है कि लाखों किसान आत्महत्या कर चुके हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यह बताया जा रहा है कि जो है सबसे बड़ी विडंबना है कि जब किसान को सरकार से कर्जा नहीं मिलता तो वह साहूकारों के पास जाता है और साहूकारों से जो पैसा लेता है उस पैसे के कर्ज में किसान और उसका परिवार दब जाता है। वहाँ प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, फसलें की सही उत्पादन क्षमता नहीं हो पाती है, कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं ओला पड़ जाते हैं, कहीं पाथर पड़ जाते हैं, कहीं पाला पड़ जाता है। तब उस देश के समृद्धशाली किसान की कैसे विकास या विकसित हो पाएगा, यह विचारणीय और यक्ष प्रश्न है। इसको लेकर किसानों ने बड़ी जद्दोजहद करते हुए अपने पूर्वजों का जो अंजाम देखा है उसको सीख लेकर भारत के किसान जो पढ़ लिख कर उच्च शिक्षित होकर आज किसानी को अपना मूल व्यवसाय बना रहे हैं, उन्होंने और उनके किसानकारी संगठनों ने सोचा कि क्यों ना किसानों को जो लागत मूल्य की राशि दी जा रही है या उनकी जो उपजें खरीदी जा रही हैं उस पर सरकार ध्यान दे और उनको अपनी फसलों का उचित मुआवजा मिले। इस पर लेकर विदिन मोदी कार्यकाल के 2 के समय देश के किसान जागृत होते हैं और वो सोचते हैं कि क्यों ना यार अपन शांति रूप से रामलीला मैदान पहुंचकर अपना आंदोलन शुरू करें। लेकिन सरकार घबरा जाती है, वो ये नहीं सोचती कि अगर आंदोलनकारी आंदोलन कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं उनकी मांगें होगी, उनकी सोच होगी जो उनको माननी चाहिए। लेकिन मोदी और मोदी के नुमाइंदों ने, उनके चमचों ने उनको एक भय और दहशत दिखा दिया कि किसानों के रामलीला मैदान पर पहुंचने से भारी असंतोष की भावना और सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन बन जाएगा। तो उनको रोकने के लिए दिल्ली पहुंचने वाले सभी वार्डों पर नाना प्रकार के अवरोध उत्पन्न किए गए। वो मेरे दर्शक, प्यारे दर्शक जानते हैं। उसकी चर्चा न करते हुए आज सिर्फ सरकारों से, प्रदेश की सरकारों से, केंद्र की सरकार से और मम्मा जो शिवराज मम्मा कहे जाते हैं, जो जन जन के मम्मा थे, अब वो किसानों के मम्मा बन के दिखाएं, तब पता चलेगा कि मम्मा की लोकप्रियता कितनी है। आज मम्मा से, शिवराज सिंह चौहान से, जो एनडीए सरकार में भारी भरकम कृषि मंत्रालय संभाल रहे हैं, शायद वो कुछ इस पर रास्ता निकालें या किसानों के लिए सोचें। चूँकि मम्मा से कुछ आस है कि शायद किसानों के लिए कुछ सोच सकते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि पुनः देश में एमएसपी की गारंटी दिलाए जाने के लिए सरकार को घेरने के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन, जन आंदोलन की बीज फूट रहे हैं। एक सुगबुगाहट देखी जा रही है। उस आंदोलन के पहले यह घूमता आईना में एक विस्तृत परिचर्चा या रिपोर्ट हम अपने दर्शकों को पहुंचा रहे हैं। वह दिन दूर नहीं जब लाखों की तादाद में किसान दिल्ली की ओर कूच करेंगे और अपनी मांगों को लेकर कुछ भी कर सकते हैं। सरकार को यह नहीं भूलना चाहिए कि पिछले आंदोलन में, मोदी कार्यकाल 2 में 700 से ज़्यादा किसानों की शहादत हो गई, लेकिन सरकार ने इन शहादतों को शहादत नहीं माना। उल्टा
उनके पार्टी के मंत्री कार्यकर्ता टोल आर्मी किसानों को कहीं आतंकवादी, कहीं खालिस्तानी, कहीं अन्य प्रकार के अनर्गल प्रलाप करते रहे। अरे किसान कभी आतंकवादी नहीं हो सकता, वह खालिस्तानी नहीं हो सकता। बात अगर पंजाब के किसानों की जाए या पंजाब प्रांत की बात की जाए तो पंजाब एक ऐसा समृद्धशाली राज्य है जहां 5 नदियों के द्वारा, जो देश की प्रमुख नदियां हैं, वहां की ज़मीन, जल, जंगल और ज़मीन को पावन, पुनीत और सिंचित बनाकर एक महत्वपूर्ण उपजाऊ बनाती है। वहाँ का गेहूँ, वहाँ की फसलें जग प्रसिद्ध हैं। वहाँ के किसान एक तकनीकी तौर पर खेती करते हैं, वो समृद्धशाली हैं, वो पढ़े लिखे हैं, वो जानते हैं कि किसानी कैसे होती है। आपने देखा होगा कि बॉर्डर पर बड़ी बड़ी फार्चूनर, एंडीवर, पता नहीं कौन कौन सी करोड़ों की गाड़ियों में किसान चलते थे और डटे रहे। उनकी पत्नियां थीं, उनके बच्चे थे, खाना भी बन रहा था, बिजली भी सरकारें काट रही थी, शौचालय भी नहीं थे, लेकिन वो डटे रहे। इससे सबक लेना चाहिए सरकारों को कि जब आंदोलनकारी मन बना लेते हैं तो वो अपनी मांगें मनवा कर ही रहते हैं। उसी का नतीजा रहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 3 काले कृषि कानूनों को यह कहते हुए वापस लिया कि शायद मेरी तपस्या में कमी रह गई थी। आपकी तपस्या इन किसानों के लिए नहीं हो रही थी मोदी जी, यह तपस्या देश के कारपोरेट हाउस से जुड़े अडानी, अंबानी और उनके 1 दर्जन उद्योगपतियों को देश की लगभग 85% पूंजी और भारी पैसा उन तक पहुंचाने के लिए ही रखी गई थी। सिर्फ 15% ही पैसा भारत के अन्य परिवारों या जनता में है। बाकी का शेष पैसा विदिन 1 दशक यानी 2014 से लेकर अब तक सरकारी आंकड़ों या उनकी आय पर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो इससे यह पता चलता है कि अडानी और अंबानी की इन 2014 से लेकर अभी तक संपत्ति के ग्राफ में कितनी उत्तरोत्तर प्रगति हुई है। वहीं गरीब और गरीब हुआ है, किसान और बदहाली और तंगहाली की ज़िंदगी जी रहा है और आत्महत्या करने को मजबूर हो रहा है। आखिर आज इस देश में बढ़ती हुई महंगाई और बढ़ती हुई बेतहाशा आबादी से अगर कहीं ना कहीं निपटना है तो हमें देश के किसानों को मजबूत और समृद्धशाली बनाना होगा। किसान के जुड़े हुए, किसानी या खेतीबाड़ी से जुड़े हुए जितने भी उपकरण हैं, चाहे वो ट्रैक्टर हो, चाहे वो कल्टीवेटर हो, चाहे वो थ्रेशर हो, चाहे वो हैरो हो, चाहे वो हार्वेस्टर हो या कुछ भी हो, उनकी कीमतों में इजाफा नहीं होना चाहिए, उन पर जीएसटी नहीं थोपा जाना चाहिए। साथ ही जो मानक बीज होते हैं, बीजों पर जीएसटी नहीं लगना चाहिए। बीज एक सरलता मात्रा में किसानों को उपलब्ध होना चाहिए। समय पर खाद उत्पन्न होना चाहिए। जो खाद 2014 के पहले काफ़ी कम मात्रा में मिलती थी, आज वह खाद दूने 4 गुने दामों पर बेची ही नहीं जाती, बल्कि ब्लैक मेलों द्वारा, काला बाजारी करने वालों द्वारा इकट्ठा करके भारी भरकम दामों में उपलब्ध कराई जाती है। अरे मैं पूछना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ, मेरा सवाल सरकार से है कि जब देश का किसान ही आत्महत्या करेगा, उसकी आमदनी नहीं बढ़ेगी, तो यह देश कैसे पल्लवित और पोषित हो सकता है। यद्यपि इसके मुख्य कारण हैं कि आज किसानों को उनकी उत्पादन पर एमएसपी यानी समर्थन मूल्य ना मिलना, दूसरा सबसे बड़ा कारण उनके यंत्रों और खाद बीजों का लगातार महंगा होना, तीसरा सबसे बड़ा कारण है मंडियों में उनकी खरीद फरोख्त न होना, चौथा सबसे बड़ा कारण यह बताया जा रहा है कि उनको जो खेती बाड़ी करने के लिए लागत पैसा चाहिए पड़ता है वह सरकार द्वारा नहीं दिया जा रहा है। वो साहूकारों के पास पहुंचकर पैसा 4 गुने दाम पर ब्याज
पर उठाते हैं, जिससे उनकी जो फसल आती है वह पूरी की पूरी साहूकारों के पास पहुंच जाती है। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि उस किसान जो आज फटेहल है, बदहाल है, छोटा किसान है, सीमंत किसान है, 2-5 एकड़ जिसकी ज़मीन है, 10-5 बीघा जिसकी ज़मीन है, वह कैसी ज़िंदगी जी रहा है। आज आंकड़े बताते हैं, देश के जो आपराधिक रिकॉर्ड के आंकड़े हैं उसमें यह बताया जा रहा है कि लाखों की तादाद में किसान हर साल आत्महत्या को मजबूर होते हैं। आखिर क्यों? भारत देश विश्व में एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के तौर पर जाना ही नहीं, पहचाना भी जाता था। हम वो दिन कैसे भूल सकते हैं जब इस देश में तत्कालीन सरकारों ने हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पता नहीं कितनी कितनी क्रांति योजना लाकर देश को एक समृद्धशाली राष्ट्र बना दिया था। आज यह सरकार विगत जब से सत्ता में आई है तब से बना कुछ नहीं रही है। सिर्फ और सिर्फ तत्कालीन सरकारों द्वारा जो चीज़ें बनाई गई हैं उनको बेचा और दूसरे लोगों को परोसा, थाली में परोस कर दिया जा रहा है। किसी भी चीज़ का अगर प्राइवेटेशन हो जाएगा, निजीकरण हो जाएगा, तो उससे कभी भी सुविधाएं नहीं मिल सकती हैं। सरकारों के अधीन कोई चीज़ रहेगी तो वह राष्ट्र हित में रहेगी। मसलन मेरे प्यारे दोस्तों, इस घूमता आईने की खबर को हमारे चैनल पर शुरू से अंत तक सुने और मैं सरकार, राजनीतिक सत्ता के गलियारों में बैठे देश के हुक्मरानों से पुनः किसानों की आवाज़ बनकर कहना चाहता हूं कि उनकी फसलों को समर्थन मूल्य मिलना चाहिए और स्वामीनाथन की कमेटी को लागू करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत।